दूर गांव के किनारे उस पुराने आम के पेड़ के नीचे एक ऐसा अंधेरा पसरा था जिसे देखकर दिल कांप उठता था। हर रात ठंडी हवा के बीच झूले की चरमराहट, पेड़ की डालियों में छुपी खामोशी और एक अजीब सी ठंडक जैसे किसी अनदेखी ताकत का इशारा कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैंने अपने दादाजी की ज़मीन के बारे में बहुत सुना था। ये वही जगह थी जहाँ मेरे बचपन की कई यादें बसी हैं। जब मैं छोटा था तब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही मम्मी पापा मुझे और मेरी बहन को लेकर गाँव आ जाते थे। गाँव पहुँचते ही सबसे पहले मुझे दादाजी के खेतों में खेलने और उस बड़े से आम के पेड़ के नीचे झूला झूलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो आम का पेड़, क्या कहूँ, वो मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं बड़ा होने लगा। पढ़ाई, स्कूल की परीक्षाएं और फिर कॉलेज की दौड़ भाग में धीरे धीरे गांव जाना कम होता गया। अब दादाजी के साथ बिताए वो पल कहीं धुंधले पड़ने लगे थे। शहर की जिंदगी में हम इतने उलझ गए थे कि दादाजी का वो आम का पेड़ और झूला मानो किसी पुराने सपने सा लगने लगा था। कब मैं अपने बचपन की उन मासूम यादों को पीछे छोड़ आया था, इसका एहसास भी नहीं हुआ मुझे। शहर की जिंदगी में ये सब बातें कब धुंधली पड़ गई पता ही नहीं चला। मगर पिछले ही हफ्ते मुझे अचानक किसी काम से गाँव जाना पड़ा। यूं तो मेरे पास कई बहाने हो सकते थे वापस न जाने के, पर इस बार एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। शहर की दौड़ भाग, रोज की वही ऑफिस और घर की रूटीन, सब मिलकर मुझे थका चुके थे। मन कहीं दूर किसी शांत जगह पर जाने का कर रहा था। लेकिन और क्या बेहतर जगह हो सकती थी मेरे गांव से, जहां मैं अपने बचपन की यादों के साथ फिर से जुड़ सकता था। आखिरकार जब मैं गांव पहुंचा और सड़क से नीचे उतरकर उन सकरी गलियों में पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। हर जगह वही पुरानी एहसास थी, वही पुरानी खुशबू और हवा में एक अजीब सी सुकून भरी ठंडक थी। मुझे लगा कि मानो ये गांव हमेशा से मेरा इंतजार कर रहा था। पहली नज़र मेरे उस पुराने घर पर पड़ी, पर घर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर समय के निशान थे, छत के कोने थोड़े थोड़े झुके हुए से लग रहे थे और सामने का आंगन अब खाली खाली सा दिख रहा था। लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग ही था। जमीन की तरफ देखकर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। आसपास कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। मुझे उनसे पता चला कि दादाजी के जाने के बाद से उस जमीन पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन करने लगा। गांव के लोग कहते हैं कि वहां रोज कुछ अजीब घटना घटती है, कि रात के समय झूला अपने आप हिलता है, आम का पेड़ कभी कभी अजीब सी फुसफुसाहटों से गूंज उठता है। मगर मैं उन कहानियों को सुनते हुए मुस्कुराया और सोचा, अरे ये सब तो बस गांव की बातें हैं, अंधविश्वास है। मैं वैसे भी इन बातों को मानने वालों में से नहीं था, फिर भी मन में एक हल्की सी उत्सुकता थी। मैंने सोचा क्यों न अपने बचपन की वो प्यारी जगह फिर से देख लूं, और अगर ठीक ठाक लगे तो 2-4 दिन तक वहीं रुक जाऊं। बचपन की यादें ताज़ा होंगी और शायद इस बार मैं अपने गांव से कुछ नई यादें लेकर लौटूंगा घर। जैसे ही रात हुई मैंने अपनी खटिया बाहर आम के पेड़ के पास बिछा ली। गांव की रात का वो अजीब सा सन्नाटा, पेड़ों के पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से आती चींगरों की आवाज़, इन सब के बीच ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया सो चुकी हो और मैं अकेला जाग रहा हूँ। दादाजी की कहानियों में सुनी वो हर बात एक एक करके याद आने लगी। मैं आसमान की तरफ देख रहा था जहाँ चांदनी धीरे धीरे बादलों में छुपने लगी थी और पूरा माहौल एक अजीब सी गहरी चुप्पी में डूब गया था। मैंने खटिया बिछाते वक्त सोचा था कि आज उस पुराने पेड़ के नीचे बचपन की वो मीठी यादें फिर से ताज़ा होंगी। वो झूला, वो पेड़ और वो मिट्टी की खुशबू, सब वही पुरानी यादें लौट आएंगी। मुझे लगा था कि झूले की ओर देखते वो खुशी का एहसास होगा, जैसे दादाजी मेरे साथ बैठे हों और कहानियां सुना रहे हों।
पर जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि शायद मेरी सोच गलत थी। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर बिल्कुल खामोशी थी, अचानक मुझे झूले की चेन की हल्की हल्की चरमराहट सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है या फिर हवा के चलते झूला हिल रहा है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वहाँ हवा का तो नामो निशान तक नहीं था। हर चीज़ ठहरी हुई थी सिवाय उस झूले के। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे से ढकेल रहा हो। उस पल मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने बर्फीली हवा का एक झोंका मेरे चारों तरफ फैला दिया हो। मेरी उंगलियां कांपने लगी और रोंगटे खड़े होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसा कोई अदृश्य ताकत मेरे आसपास घूम रही हो, मुझे देख रही हो और मेरी हर हलचल को महसूस कर रही हो। मेरे अंदर डर धीरे धीरे भरने लगा, पर मैंने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद ये मेरी ही कल्पना है। मैंने कुछ देर तक झूले की ओर देखा। अंधेरे में झूला धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी इंसानी सहारे के। डर को अंदर ही अंदर दबाए मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा भ्रम है। खुद को शांत करने के लिए मैं घर के अंदर चला गया, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे मन में रात की वो सारी बातें गूंज रही थी। झूले की वो चरमराहट, ठंडक की वो लहरें और अजीब सी सरसराहट ने मेरी रात को बेचैनी से भर दिया था। मन में एक सवाल घर कर गया था कि आखिर रात को मैंने जो महसूस किया वो सब क्या था। ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। सोचा कि शायद गांव के बूढ़े लोगों से बात करने पर कुछ समझ में आए। गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा से दादाजी की जमीन और उन वहां के रहस्यमय किस्सों के बारे में बातें किया करते थे। तो मैं घर से निकल गया और गांव के चौराहे पर पहुंचते ही मैंने कुछ बुजुर्गों को बैठे हुए देखा। मैंने हिचकिचाते हुए उनसे बात शुरू की। एक बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, रात को कुछ अजीब महसूस हुआ क्या? उनकी आवाज़ में एक अजीब सा गंभीरता थी, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि मैं उनके पास क्यों आया हूँ। फिर मैंने उन्हें रात की सारी बातें बताई। झूले की वो आवाज़, वो ठंडी सरसराहट और अदृश्य ताकत का वो एहसास। मेरी बात सुनते ही बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई। उनमें से एक बुजुर्ग धीमे से बोले, बेटा ये बात बहुत पुराने समय से, तेरे दादाजी की मौत के बाद से ये ज़मीन पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ महसूस होती ही रहती हैं। तभी एक और बूढ़े आदमी ने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा वो ज़मीन अब वैसे नहीं रही। पहले वो जगह बच्चों की किलकारियों से गूंजती थी। लोग वहाँ आराम से बैठकर बात किया करते थे। पर तेरे दादा के जाने के बाद से वहाँ एक अजीब सी हवा चलने लगी है। उन्होंने अपनी बात कहते हुए आहिस्ता से सरकारी कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। सरकारी कब्रिस्तान के पास की यह ज़मीन अब किसी के भी ठहरने लायक नहीं रही। पास ही में बैठे कुछ और बुजुर्गों ने उनकी बात को पुष्टि किया और बताया कि कैसे कई लोगों ने कोशिश की उस ज़मीन पर रात गुजारने की, लेकिन सबके सब आधी रात को भाग खड़े हुए। उनमें से कुछ लोगों ने असामान्य चीज़ें देखी, कुछ ने अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनी और कुछ को तो लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहाँ से भगा रही हो। मुझे अचानक याद आया कि रात को भी मैंने उसी जगह पर कुछ अजीब महसूस किया था। ऐसा लगने लगा कि यह जगह सच में मेरे दादाजी की पुरानी ज़मीन नहीं थी, बल्कि वो अब किसी और की बन चुकी थी। तो उस रात मैंने ठान लिया कि मैं अकेले ही जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर इस ज़मीन में ऐसा क्या है जिससे सब इतना डरते हैं। मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं खुद को संभालते हुए उस झूले के पास बैठकर रात गुजारूंगा। मैं समझ चुका था कि उस जगह पर कुछ तो रहस्यमय है जो मुझे बार बार वहां खींच रहा था। मैंने अपनी खटिया ठीक झूले के पास ही बिछा लिया और धीमे धीमे सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे आसपास का माहौल और ठंडा और डरावना महसूस होने लगा। पूरे गांव में एकदम सन्नाटा था।
सिर्फ दूर से कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। उस घने अंधेरे में चारों ओर के पेड़ पौधे और एक अजीब सी परछाई बना रहे थे, और वो झूला, वो बिना किसी हिलते डुलते भी जैसे किसी अज्ञात ऊर्जा से भरा महसूस हो रहा था। रात के एक पहर के बाद जब मेरी आंखें हल्की सी बोझिल होने लगी, अचानक पेड़ की डालियों में से एक हलचल सी हुई। उस अंधेरे में कुछ हिलने डुलने की आवाज़ आई, मानो कोई भारी चीज़ पेड़ पर चढ़ी हो या फिर कोई अजीबोगरीब परछाई धीरे धीरे पेड़ के तनों के बीच से निकलने की कोशिश कर रही हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, कोई उल्लू या बिल्ली जो अंधेरे में अपनी जगह बना रही होगी, लेकिन वो आवाज़ बढ़ती गई और उसके साथ ही उस पेड़ की शाखाओं से पत्तों के टूटने की हल्की हल्की आवाज़ें भी आने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता रहा। मैंने अपनी नज़रें पेड़ पर गड़ा ली और ध्यान से देखने की कोशिश की कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। फिर एक पल ऐसा आया जैसे जब मेरी नज़र उस झूले पर पड़ी, मैं हैरान था कि बिना हवा के भी वो झूला धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी हर हलचल मुझे किसी अदृश्य ताकत का एहसास करा रही थी। मेरी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी और मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगा कि शायद मुझे कोई जवाब मिले कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अगला दृश्य मेरी रूह को कँपाने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा कि उस झूले पर कुछ लाल निशान उभर आए थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था, पर जैसे जैसे मेरी नज़रें उस पर जमी, मैंने महसूस किया कि वो खून की बूंदें थी। वो खून की बूंदें एक एक करके झूले पर गिरती जा रही थी और मैं देखता रह गया कि वो किस दिशा से आ रही थी। मेरी सांसें अटक गई, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खून कहाँ से आ रहा है। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर ये वाकई किसी खौफनाक सच का इशारा है। मैंने थोड़ा और करीब जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। फिर जैसे ही मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और झूले के पास पहुंचा, मुझे पेड़ की डालियों से गिरते हुए खून की बूंदें साफ साफ दिखाई देने लगी। वो बूंदें जमीन पर गिर रही थी और हर बूंद में गिरते ही एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये खून कहाँ से आ रहा है। मैंने आसपास देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ वो अजीब सी खामोशी और झूले के हिलने की चरमराहट रह गई थी। फिर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, मेरी हरकतों को देख रहा है, मेरी सांसों की धड़कनें गिन रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी नज़रें झूले से हट ही नहीं रही थी। उस खून की बूंदों ने मेरे मन में एक डर और गहरा कर दिया था। मैं समझ चुका था कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। वो खून की बूंदें, झूले की वो चरमराहट और उस रात का सन्नाटा, सब मिलकर मुझे किसी डरावने सच्चाई की ओर खींच रहे थे। अब यह साफ हो चुका था कि यह ज़मीन केवल मेरे दादाजी की विरासत नहीं थी, बल्कि इसमें कोई ऐसा राज छिपा था जो इस दुनिया से परे था। तभी उस बगिया के किसी कोने से एक आवाज़ धीरे से आई कि यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, पर मैं इतना हिम्मत जुटा नहीं पाया कि पलट कर देख सकूं। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी भयानक स्थिति में फंस गया हूं और बाहर निकल पाना अब मेरे लिए नामुमकिन हो चला है। झूले पर नाखून, खून की बूंदों का रहस्य, रात की सरसराहट और पेड़ों की डालियों की वो अजीब हलचल, इन सब ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मुझे एहसास हो गया था कि जिस चीज़ का सामना कर रहा हूँ वो मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा खौफनाक और रहस्यमयी है। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई कि जैसे किसी पल रुक ही जाएंगी। डर की एक अजीब लहर मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस हालत से कैसे बाहर निकलूं। लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे घेर रही हो
मेरी हिम्मत को हर पल कुचल रही हो। किसी तरह सुबह हुई और रात की उन खौफनाक घटनाओं के बाद मैं किसी भी तरह खुद को संभालते हुए गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, ये जगह सिर्फ ज़मीन भर नहीं है, यहाँ ऐसी कहानियाँ छुपी हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं। तेरे दादा ने इस ज़मीन के बारे में कई बातें छुपाई थी। ये ज़मीन कभी भी किसी के लिए सुरक्षित नहीं थी। लोग सोचते थे कि ये ज़मीन उपजाऊ है, फलदायी है, लेकिन असल में ये ज़मीन उन आत्माओं का बसेरा है जो इसे अपना मानती हैं। यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इसे अपना मानती हैं और वो किसी का वहाँ रहना पसंद नहीं करती। मैं अब तक उस रात की घटनाओं से उबर नहीं पाया था। चूल्हे का हिलना, खून की बूंदें और वो ठंडी फुसफुसाहट, ये सब मेरे दिमाग में घर कर चुके थे। अंत में मैंने वो ज़मीन छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के लोग आज भी वहाँ उस ज़मीन पर जाना पसंद नहीं करते, दिन के वक्त भी नहीं। ना कोई उस पेड़ का आम तोड़कर खाता है और ना ही कोई उस चूल्हे पर छूलने की हिम्मत करता है। मैंने उस ज़मीन को सरकार को ही बेचना सही समझा, क्योंकि ये उस ज़मीन से सटा हुआ ही कब्रिस्तान था। आज मेरी वो दादाजी की ज़मीन भी उस सरकारी कब्रिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।